नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देके। जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आपको यूपीएससी या फिर लोक सेवा आयोग का ये स्टेट पीसीएस देना है, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा आखिर उत्तीर्ण करने के लिए किन प्रकार की सहायताओं की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा आखिर है क्या, क्या हर व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आईएएस ही बनता है, सबको डिप्यूटी कलेक्टर ही क्यों बनना है, अन्य पोस्ट भी होती हैं। इन सब तमाम सवालों के जवाब लेकर हम अपनी टीम के साथ आए हैं। हमारे टीम में आज शामिल हैं शैलेंद्र सर, जो कि हेलो सर, वेलकम टू दिस सेक्शन। थैंक यू। सर का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा है। सर ने सिविल सेवा परीक्षा मेंस इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर परीक्षा की तो सर का बहुत सारे शहरों में पढ़ाने का अनुभव है। सर के कोर सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बात करते हैं इमरान सर की। इमरान सर, वेलकम। हेलो। इमरान सर की तो मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत है नहीं। सर का एक्सपीरियंस 10 सालों का रहा है पढ़ाने का। और अगर हम बात करें इनके कोर्स सब्जेक्ट्स की तो ये पॉलिटी पढ़ाते हैं, साथ ही साथ सर करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं और बच्चों में काफ़ी मशहूर हैं। अगर हम बात करें धर्मेंद्र सर की, वेलकम सर। सर रिसर्च स्टूडेंट रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री की हम बात करें सर, तो रिसर्च शायद अब ख़त्म ही नहीं होती, रिसर्च चलती ही चली आ रही है। सर का भी मेंस का और इंटरव्यू तक पहुंचने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। कोर सब्जेक्ट सर की मॉडर्न हिस्ट्री रही है। और इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की चर्चा। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रोड मैप क्या फॉलो करेंगे। जो आपके सवाल आए हैं, स्टूडेंट्स के ही सवाल आए हैं, वो हम एक एक करके अपने पैनल से पूछेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। जी। जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो उनके मन में एक बेसिक डाउट है कि आखिर सिविल सेवा परीक्षा होती क्या है। जी, तो आप सभी का स्वागत है। जैसा मैम ने पूछा, देखिए अगर सिविल सेवा की बात करें, उसके अर्थ की बात, तो एकदम सीधे सामान्य शब्दों में सरकारी सेवा, जैसे आप तमाम प्राइवेट निजी जॉब देखते हैं, वैसे सरकारी सेवा है ये। और सरकारी अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का आप समूह कह लीजिए, जो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय सरकारों के अंतर्गत काम करते हैं, तो पूरा एक समूह हो गया। अब आप अगर देखें तो एक प्रकार से अगर बात करें तो ये एक प्रकार से ब्रिज का काम करते हैं सरकार और जनता के बीच में। तमाम सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में इनका योगदान है, इनकी भूमिका है। और जो जनता की समस्याएं हैं मैम, वो भी सरकार तक पहुंचाने में इनका प्रमुख योगदान है। तो प्रशासनिक तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। अब अगर देखा जाए तो शुरुआत इसकी अंग्रेजों के द्वारा हुई। अगर आप सिविल सेवा, पहले आईसीएस हुआ करता था, तो 1855 में ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ। भारत में प्रतियोगी परीक्षा के रूप में 1922 में आया और प्रयागराज की धरती, जहां हम लोग बैठकर आज बातचीत कर रहे हैं, ये सौभाग्य इसी धरती को प्राप्त हुआ, यहीं से शुरुआत हुई। और उसके 1950 में जब भारत स्वतंत्रता के बाद, यानी 47 के बाद 50 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। संवैधानिक स्थिति की बात करें आप तो 312 से लेकर 323 जो अनुच्छेद हैं, उसके अंतर्गत आप इसकी बात को देखते हैं। और एक ऑटोनॉमस बॉडी भी है। तो मैम मुख्य तौर पर यही है कि ये एक सरकारी सेवा है और यहाँ आप जुड़कर इस सेवा से जनता की जितनी चाहे, अगर आपकी आकांक्षा, इच्छा है कुछ बेहतर करने के लिए, जितने वंचित हैं समाज के वर्ग, उन निजी सेवाओं में आप चाहे जितना पैकेज पाए नहीं कर पाएंगे, यहाँ आप जुड़कर जितना चाहे सरकारी योजनाओं को पहुंचाएं, उनके दुख दर्द को समझें और आप उससे जुड़कर सरकारी सेवा से आप काम कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, ब्यूटीफुली कैप्चर किया पूरे एसेंस को जो सिविल सर्विसेज हैं। सर ने एक और बात कही पैकेज के बारे में। तो सर, पैकेज के बारे में मैं इमरान सर से पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि जितनी भी हमारी आज कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब्स हैं, IITians, इवन मेडिकल फील्ड से लोग जाते हैं, काम करते हैं, उसके बाद अचानक से उन्हें ऐसा क्या जोश आता है कि वो सब कुछ छोड़ के चाहते हैं कि वो सिविल सेवा की परीक्षा दें और सरकारी नौकरी में आए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैम, ये बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है। तो सबसे पहले सभी व्यूवर्स का उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है कि वर्तमान के दौर में एक बहुत बड़ा आकर्षण बन चुका है सभी लोगों की अंतिम महत्वाकांक्षा सिविल सेवा में जाना होता है। एक IITian बनता है, एक MBBS का डॉक्टर बनता है, जहाँ पर व्यक्ति के पास कमाने का खूब अवसर है, एक अच्छा पैकेज है, बावजूद उसके वह सब कुछ दांव पर लगाकर छोड़कर
सिविल सेवा का सपना बुनता है, वहाँ तक जाने के बावजूद भी। इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा कारण जो मैम लगता है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी आकांक्षा होती है धन नहीं है, बहुत अच्छा पैकेज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा पैकेज अगर इसका कारण होता तो IITN और MBBS के डॉक्टर कभी सिविल सेवा में आना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है जीवन में कि उसे अधिक से अधिक सम्मान मिले, रिगार्ड, और उसके पास एक ऐसी शक्ति हो जिसका प्रयोग वो अपने लोगों के बीच कर पाए। पावर्स हर व्यक्ति चाहता है, सम्मान हर व्यक्ति चाहता है, जिसकी भूख कभी नहीं खत्म होती है। और हर व्यक्ति जब काम करना चाहता है सर तो डाइवर्सिटी ढूंढता है। IITN IT सेक्टर में बहुत शानदार कर सकता है, एक MBBS मेडिकल सेक्टर में बहुत शानदार कर सकता है, लेकिन उसकी एक निश्चित दायरा है, एक गलियारा है, उसी गलियारे में काम करना होता है। लेकिन पूरे भारत की जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं में सिविल सेवा एकमात्र ऐसी सेवा है जहां पर आपको काम करने की डाइवर्सिटी मिलती है। धरातल पर उतरकर देश के लिए बड़ा निर्णय लेने का अवसर मिलता है आपको, और आपको इसमें बेहतर सम्मान भी मिलता है और आपको पावर भी मिलती है। हर व्यक्ति पावर चाहता है और सम्मान चाहता है। रही बात कि इतना पैकेज तो नहीं मिलता जितना IITN को मिलता है, जितना MBBS को मिलता है, लेकिन इसके अंतर्गत सिविल सेवा के जो सेवाओं में लोग आते हैं उनको इतनी सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं कि उन सरकारी सुविधाओं के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है शायद कई लाख के पैकेज के बाद भी वो सुविधाएं व्यक्ति स्वयं से नहीं प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा आकर्षण का कारण हमें 3 लगता है। सबसे पहला है रिगार्ड, सबको अपार सम्मान मिलता है, साथ ही साथ दूसरा है इसके में आपको शक्ति मिलती है, तीसरा है सबसे बड़ा कारण है वह है काम करने की डाइवर्सिटी। काम करने की यहाँ पर आपको विभिन्न अवसर मिलते हैं और जमीन पर उतरकर देश में बदलाव लाने का एक बेहतर अवसर आपको देती है सिविल सेवा, और यही आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है और होना भी चाहिए। निसंदेह रूप से मेरा भी था किसी दौर में और बच्चों का भी है और आने वाली पीढ़ियों का भी रहेगा। जी, तो बेसिकली अगर आपको फिलॉन्थ्रोफी या फिर चैरिटी करनी है पर उसके लिए पावर चाहिए, आपको अथॉरिटी चाहिए, तो मुझे लगता है सर ये बेस्ट फील्ड है जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करें, पर इतने व्यापक तौर से करने का जो अवसर सिविल सर्विसेज देता है शायद कोई एग्जाम नहीं देता होगा, शायद कोई करियर नहीं लेता होगा। अगर मैं बात करूं योग्यता की धर्मेंद्र सर, तो क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आप एकेडमिकली भी बताइए और अन्य कोई योग्यता है तो वो भी बताइए। जी 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 पूजा मैम, बहुत ही रिलेवेंट और जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये हजारों लाखों छात्रों के क्वेश्चन होते हैं कि वो सिविल सेवा के बारे में सुन रखे हैं, DM के और SP के पद के बारे में सुन रखे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि DM बनने के लिए योग्यता क्या है, IAS बनने की योग्यता क्या है, PCS बनने की योग्यता क्या है। तो इसको हम 3 खंड में डिवाइड करके बच्चों को, छात्रों को बताना चाहूँगा। पहला ये कि जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, जो शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, स्नातक की डिग्री प्राप्त हो या उसके समकक्ष डिग्री प्राप्त हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न बच्चों को बहुत परेशान करता है कि ये किस क्षेत्र से ग्रेजुएट होने चाहिए। तो मैं सभी छात्रों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे लॉ ग्रेजुएट हो, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में भी यदि उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो वो UPSC और UPPSC के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो कहने के लिए तो स्नातक की उपाधि है, लेकिन वो किसी भी सेगमेंट में, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने यदि स्नातक की उपाधि ली है तो वो इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल है, यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बिंदु मैं अपने छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि एक प्रश्न उनके जहन में ये होता है कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक हमें इस परीक्षा को देने का अवसर है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम कहें, जैसे अभी पहला मैंने जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया तो UPSC देना हो या UPPSC देना हो, स्नातक की उपाधि, स्नातक की डिग्री ही उसके लिए है, दोनों के लिए। लेकिन जब हम एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर UPSC का जो पैटर्न है, जो एज लिमिट है वो अलग है और UPPSC का अलग है। वो मैं छात्रों को बताना चाहूँगा कि यदि हम UPSC की बात करें तो जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 21 से 32 और 6 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। उसके बाद जब हम OBC की बात करेंगे तो उन्हें 3 ईयर एज रिलैक्सेशन, 3 वर्ष की, और अटेम्प्ट की बात करें तो उन्हें 9 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। और यदि हम SC/ST की बात करें तो उनको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है और उनके लिए कोई अटेम्प्ट लिमिटेड नहीं है, वो 21 से लेकर 37 तक लगातार दे सकते हैं। यही कंडीशन विकलांग और अन्य क्षेत्रों के लिए है। तो ये UPSC के लिए हो गया। यदि हम PCS की बात करें, उत्तर प्रदेश PCS की बात करें तो यहाँ पर जो एज है वो 21 से 40 है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से सबको वहाँ पर थोड़ी सी छूट मिली हुई है तो वो दे सकते हैं, लेकिन 21 से 40
जनरल कैटेगरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने के लिए या पीसीएस का एग्जाम देने के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये दोनों बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली कि एक तो शैक्षिक योग्यता क्या है और एज लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक और कितने अटेम्प्ट देने की बात है। एक और बात क्लियर कर दे छात्रों को कि यूपीएससी में तो अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं, पर उत्तर प्रदेश पीसीएस में या यूपी पीएससी में अटेम्प्ट निर्धारित नहीं है। यहाँ पर 21 से 40 तक कोई भी छात्र प्रत्येक वर्ष एग्जाम दे सकता है और जिनको एज रिलैक्सेशन मिली है वो उसके हिसाब से और भी वर्षों तक वो दे सकते हैं। इसके बाद तीसरी बात यदि हम करें तो नेशनलिटी, एलिजिबिलिटी में नेशनलिटी भी आती है कि यदि हम यूपीएससी का एग्जाम देना है तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। लेकिन यदि हम उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें प्रदेश का निवासी होना तो ठीक है, पर यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर क्या उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देना है तो हमें यूपी का निवासी होना जरूरी है। तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना पीसीएस एग्जाम देने के लिए अनिवार्य नहीं है। बिहार का छात्र, मध्य प्रदेश का छात्र, किसी भी दूसरे राज्य का छात्र उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम दे सकता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का कोई छात्र मध्य प्रदेश या बिहार पीसीएस का एग्जाम भी दे सकता है। हाँ, एक बात छात्रों को जरूर क्लियर करेंगे कि यदि कोई छात्र मध्य प्रदेश का निवासी है और वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देना चाहता है और वो मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में आता है या एससी एसटी कैटेगरी में आता है तो उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, यानी कि उनको आरक्षण का लाभ दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। केवल इतनी बात है, बाकी किसी भी राज्य का व्यक्ति दे सकता है एग्जाम। मुझे लगता है कि सर ने सबसे इजीली और सब इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, जो कि बहुत ही रेयर होता है सर। थैंक यू सो मच। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी सर आपसे कि कभी कभी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, ज़्यादातर ही पूछते हैं, मैं जब एनसीईआरटी बैचेस ले रही थी तो मैंने देखा कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स, इवन 10th क्लास के स्टूडेंट्स हमारे साथ इंक्लूडेड हैं। तो मेरा क्वेश्चन उनसे भी रहता है कि क्या इतनी छोटी एज से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तो आपका 10th हो रहा है, 12th हो रहा है, तो करेक्ट टाइम क्या है, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बहुत सारे छात्रों के क्वेश्चन है कि सही टाइम क्या है यूपीएससी या यूपीपीएससी के प्रिपरेशन का, तैयारी का। तो इसके लिए बहुत सारे छात्र ग्रेजुएशन में आकर के जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से तैयारी शुरू करते हैं, पर ये लक्ष्य जो हमारा निर्धारित होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अनुभव है कि इंटरमीडिएट पास होते होते ये लक्ष्य निर्धारित हो जाना चाहिए कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी करना है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा छात्रों को कि जब वो ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट का चयन भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जिसका आगे चल करके उनको सिविल सेवा के एग्जाम में जिन सब्जेक्ट को रखा गया है, जिनके वेटेज है, और यदि वो सब्जेक्ट वो 3 वर्ष ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनके एग्जाम में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो सही समय इंटरमीडिएट के बाद यदि कोई भी छात्र इस परीक्षा की तैयारी शुरू करता है तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 3 वर्ष या 4 वर्ष जिसका भी ग्रेजुएशन का जो टाइम होता है उतने समय में यदि वो एक तरफ अपना ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले रहा है और दूसरी तरफ सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहा है, तो जैसे उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और जैसे 21 का होगा वैसे उसकी तैयारी कंप्लीट होगी। जी जी। तो कठिन है क्या ये एग्ज़ाम? इतने सारे रील्स हम देखते हैं और उसमें मैंने भी देखे मोटिवेशनल स्टडी ग्रुप्स के होते हैं, लगातार 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने की बातें करते हैं। शैलेश सर जी, क्या कठिन है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस? मैम कठिन सरल तो बहुत कुछ सापेक्षिक शब्द है, मतलब इट्स रिलेटिव टर्म यू कैन से, कि अगर आप कठिन से कठिन काम को आसानी से कर लें तो वो फिर सरल है, और अगर सरल काम को भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कठिन है। तो मेरे ख्याल से बहुत सापेक्षिक है। हाँ, अगर आप ऐसे बात करें तो देखिए, चूंकि क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और ये कहा जाता है, जैसे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि ए कल्चर्ड मैन इज ही हु इज नोइंग समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो काफ़ी कुछ मैं कोरिलेट करता हूँ कि सिविल में भी, कि कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानना, और बाकी कुछ जानकारी तो सबके विषय के संदर्भ में होनी चाहिए। तो चूंकि क्या है कि क्वालिटी है मैम, एक्सपेंशन है, विस्तार है विषयों का अलग अलग। अब देखिए, मानविकी विषय की प्रधानता आप देख रहे हैं, वैसे जैसे अगर यूपीएससी की बात करें तो मान लीजिए उसमें ऑप्शनल का चयन कर सकते हैं, एक विषय है। स्टेट पीसीएस, खासकर यूपी की बात हम लोग अगर करें तो वहाँ अब स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल नहीं है, वहाँ 2 पेपर अलग से आपके जो यूपी स्टेट है उसके डाल दिए गए हैं, 4 पेपर बाकी जो है वो कमोबेश काफ़ी कुछ
यूपीएससी और यूपीपीसीएस खासकर यहाँ के मिलते जुलते हैं जी। तो बहुत ज़्यादा वाइड, यानी अगर आप राज्य के संदर्भ में हैं तो 4 पेपर में समग्र तैयारी जो भी विषय है, उसके साथ साथ राज्य के बारे में आपको विस्तार से जानना पड़ेगा और राज्य के बारे में 2 पेपर में 5वें 6वें में सभी पक्ष, मतलब उसका कोई चाहे भौगोलिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक, पर्यावरणीय, कोई भी पक्ष वहां से छूटा नहीं है। तो मतलब एक लार्जर एरिया आप कवर करते हैं और उसमें भी जो प्रश्न है उसमें आप देखें जैसे एक ट्रेंड आपने देखा होगा कि जब पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे तो जीएस में हालांकि तब भी ठीक था, लेकिन तब थोड़ा सा कम प्रश्न, इतने कठिन जटिल नहीं थे। जब से ऑप्शनल हटे हैं तब से जीएस में भी जो प्रश्नों का स्तर है वो काफी बेहतर होगा। सर इस बात से एग्री करेंगे कि ऑप्शनल के हटने के बाद जीएस में भी काफी ज्यादा गहराई, डेप्थ हुई, तो इसलिए मतलब उसमें क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ानी थी। एनालिसिस बेस्ड है, ऑब्जर्वेशनल है, एक कोरिलेशन है, अंतर संबंध, यानी ये आप कह सकती हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। और मैम आप देखती होंगी, आप एक शिक्षक के तौर पर, या हमारे सभी शिक्षक बैठे हुए हैं सब बहुत ही अनुभवी हैं, आप देखिए कि जोड़ना 2 अलग अलग बिंदुओं को एक बड़ी मानसिक क्रिया है सर। बिल्कुल। अलग अलग बिंदु को जानकर जोड़ना, उसमें कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है जी। यहां से उसका कैसे लिंक है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ा है। अब आप देखें जैसे ज्योग्राफी में एक विषय मान लीजिए है कि ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, अब संघवाद पॉलिटी का विषय है, तो चीजें जो बड़ी एक जुड़ी हुई हैं उसको कोरिलेट करने में थोड़ा सा है, तो बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करना होगा और कई मल्टी डायमेंशनल वे में चीजों को सोचना होगा, तब ज्यादा बेहतर होगा। तो कठिन तो मैं नहीं कहूंगा, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मतलब आपको ईमानदारी से प्रयास, सतत प्रयास करना होगा। जैसे कि सर ने बताया कि आजकल कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक जीएस से नहीं मेंटेन हो रहा है कि जीएस 1 का टॉपिक है तो वहीं आएगा, जीएस 2 में आ ही नहीं सकता। तो सर इसी की तरह क्या हम यूपीएससी और यूपीपीएससी की साथ में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ऑप्शनल अलग हो गया है? जी मैम देखिए, जैसे अब जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ऑप्शनल अलग हो गया है, तो एक बड़ा बदलाव तो यही हो गया कि अब पीसीएस में, खासकर यूपीपीसीएस की बात हम लोग करें तो वहाँ ऑप्शनल नहीं। जी। पहले जैसे मान लीजिए यूपीएससी में अभी भी है, वहाँ यूपीएससी में भी है, पहले यहाँ भी हुआ करता था, तो कम से कम एक कोई विद्यार्थी अपना जो भी ऑप्शनल तैयार करता था तो उसको वहाँ और यहाँ दोनों दे सकता था। अब उसको हर हाल में यूपी स्पेशल का 5वां और 6ठा पेपर तैयार करना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस एक तो ये आया कि अब ये अंतर है, यूपीएससी को 5वां 6ठा पेपर यूपी का पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूपी के जो भी स्टेट देगा, जैसा सर ने भी बताया कि एलिजिबिलिटी बाहर के भी बच्चे दे सकते हैं, लेकिन उनको भी अब क्या है, अनिवार्य है। और ये देखते हुए किया गया कि जब आप राज्य की सेवा करने जा रहे हैं तो राज्य के बारे में विशेष जानकारी आपको होना लाजमी है, बनता है। तो एक तो ये अंतर आ गया। दूसरी बात मैम ये करें तो ये तो ऑप्शनल का अंतर, दूसरी बात ये करें कि अगर आप कहें कि जैसे आपने कहा साथ में करने की बात, नहीं संदेह साथ में कर सकते हैं। जीएस में 4 पेपर, जैसे आप जब आप बात करें जैसे सी साइड की और बात करें जीएस की पेपर, यानी प्रीलिम्स का जो लेवल है, अब खाली प्रश्नों की प्रवृत्ति में अंतर है, निस्संदेह अंतर है। आप अगर यूपीएससी को देखेंगी तो प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है काफी कुछ अवधारणात्मक, रिपीटेड क्वेश्चन वहां कम है, और कई बार आप बुकिस अगर खोजेंगे कि पढ़ा पढ़ाया मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। मतलब जिस चीज को आपने बहुत पढ़ा है यूपीएससी में, वहां भी कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। कंपेरेटिवली अगर आप बात करें तो पीसीएस में उसकी तुलना में काफी कुछ अभी भी चीजें सीधी हैं कि देखकर बच्चा, हालांकि अब वो भी यूपी ट्रेंड फॉलो करता है मैम, तो वो भी उसी ढर्रे पर आ रहा है, यानी कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक प्रश्नों की संख्या उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार से अंतर तो है, लेकिन फिर भी ये नजरिए का अंतर है, मैटर का अंतर नहीं। मैटर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बस दृष्टिकोण जो है वहां थोड़ा सा दृष्टिकोण आपको अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां एनालिसिस और जैसा मैंने कहा अवधारणात्मक ज्यादा है चीजें, यहां थोड़ा सा कम। लेकिन अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, दोनों चीजें साथ साथ की जा सकती है। बस वहां एडिशनल आपको जो ऑप्शनल है उसकी अलग तैयारी, और यहाँ जो पेपर आपके यूपीपीसीएस के 2 अलग हैं उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। निबंध लेखन की बात करें तो निबंध लेखन के स्तर में वहां वैचारिक निबंध ज्यादा है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो लगातार कुछ सालों में तो जैसे लग रहा है कि यूपीएससी में सीधे सीधे फिलॉसफी से निबंध उठाकर पूछे जा रहे हैं, तो वो आइडियोलॉजी बेस्ड और जो है थोड़ा सा, बाकी ऐसा नहीं है, बाकी सारी चीजें एक साथ तैयारी की जा सकती है। मैंने कहा कि मैटर थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी दृष्टिकोण अगर विद्यार्थी सही कर ले तो निस्संदेह साथ कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि हमारी जो अब आने वाली जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अभी हमने कुछ मेहनत की, उसका रिजल्ट तुरंत चाहिए। यानी कि ये जनरेशन चाहती है कि पढ़ तो लेंगे पर 1 साल में हमारा सिलेक्शन हो जाए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जी। इमरान सर से है जी, इस जी। बात पे। आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि जी, सर जी। हम एक साल में सफल हो जाएं इस एग्ज़ाम में, ऐसा क्या करें, और क्या एक साल की तैयारी काफ़ी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और इस समय प्रतियोगी बच्चों के बीच ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि बहुत सारे बच्चों का ये मानना होता है कि मॉक इंटरव्यू में कहीं सुन लिया, कहीं देख लिया कि वो भैया एक साल में पहली बार में सिलेक्शन हो गया। पहली बार को बच्चा एक वर्ष मान लेता है सर। जैसा कि सर ने भी कुछ देर पहले इस बात की चर्चा की थी कि इंटर से ही व्यक्ति को निर्णय ले लेना चाहिए। अगर जहाँ भी ये कहा गया कि एक साल का ही समय है, एक साल की तैयारी में सिविल सेवा को क्रैक किया जा सकता है, ये पूर्णतः असत्य है, मिथ्य भी नहीं है, ये पूर्णतः असत्य है मैम। इसलिए असत्य है कि जो सिविल सेवा का सिलेबस है, जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक और निबंध, और साथ ही साथ आपका यूपीएससी में वैकल्पिक विषय और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में जीएस 5 और 6 में 44 सेगमेंट है मैम। जी। टोटल मिलाकर 200 सेगमेंट है और उसके सब टॉपिक्स को देखा जाए तो 500 सेगमेंट पूरे सिलेबस में है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सिलेबस में। जी। तो 500 सब सेगमेंट को एक साल में पढ़ा जा सकता है, यही पूर्णतः असत्य है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे सिलेबस को जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने में, एक बार थोरली रीड करने में न्यूनतम 15 माह का समय चाहिए। और बात परीक्षा की अगर प्रक्रिया की देखी जाए में, यूपीएससी का एग्जाम मई जून में स्टार्ट होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया। इसका मतलब पूरे परीक्षा का चक्र एक वर्ष में पूरा होता है। सिलेबस आपका 1.5 साल में कंप्लीट होता है। हम सब मानव हैं, मानव और कंप्यूटर में बस यही अंतर है कि मानव जो पढ़ता है वो भूलता भी है, कंप्यूटर जो फीड कर दिया जाता है वो भूलता नहीं है। तो मानव जो 15 महीने में पढ़ेगा वो भूलेगा भी, उसके लिए रिवीजन के लिए भी समय चाहिए, चाहे 6 माह ही चाहिए। इसका मतलब है कि 15 माह में पाठ्यक्रम पूरा होगा, 6 माह में सही से रिवीजन होगा, भी बहुत 20 सीरियस होकर बच्चा पढ़ाई करता है, तब 21 महीने का समय, और पूरी परीक्षा की प्रक्रिया का समय है लगभग 1 साल यानी 12 महीने। तो मेरा मानना है कि 30 से 32 महीने से पहले आपकी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत से लेकर अंतिम चयन के बीच का समय लगता है। इससे कोई कम बताता है तो असत्य है। इसलिए आप लोग जो भी सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, जिस दिन आपने इसका विचार आपके दिमाग में कौंधा, उसी दिन से आपको कम से कम 32 महीने का समय अवश्य आपको देना होगा। उससे कम समय में ये संभव नहीं है। फिर सवाल उठता है कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं, महज फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। बच्चे ये समझ नहीं पाते सर, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है उन्होंने तैयारी आपके अनुसार इंटरबास से ही शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन में ही फर्स्ट ईयर में थे, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर में अपना सिलेबस जीएस का पूरा कर लिया, थर्ड ईयर में वैकल्पिक विषय तैयार कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई, मुख्य परीक्षा क्वालिफाई, इंटरव्यू क्लियर, सिलेक्शन। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया यूपीएससी का ये बंदा 21 साल में। तो बच्चों को लगता है कि 1 साल में निकाला गया, लेकिन बच्चों को ये नहीं लगता है उसके पीछे का काम 3 वर्ष पहले शुरू हो चुका है। इसलिए अपने सभी व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे, इस मिथ में बिल्कुल मत रहिएगा। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको अपने पास 30 से 32 महीने का समय जरूर रखना होगा, क्योंकि अगर ये जानकारी आपको सही नहीं है तो बहुत सारे बच्चों को घर से अगर 1.5 साल का समय मिलता है और आप यूपीएससी का सपना देख लिए तो ये सपना अधूरा भी रह सकता है। इसलिए मैं बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए ऐसा ख्वाब बुना है कि मेरा बच्चा यूपीएससी या यूपीपीसीएस करेगा, तो आपको 3 साल का या 2 से 2.5 साल का धैर्य रखना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा मैम। मेरे ख्याल से सर ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन उन्हीं लोगों का सिलेक्शन करता है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस, जिन्होंने एग्ज़ाम को 2 से 3 साल तक रिस्पेक्टफुली फॉलो किया है। ये एग्ज़ाम आपकी तभी रिस्पेक्ट करेगा जब आप उसके प्रोसेस की रिस्पेक्ट करेंगे। देखने को तो 3 साल बहुत लंबा समय है, पर ये बीतते यूँ हैं जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, पता नहीं चलता। और फिर उसके बाद आता है वो जो सपना आईएएस बनने का या डिप्टी कलेक्टर बनने का, एसडीएम साहब बनने का या साहिबा बनने का। तो क्या सभी जो ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं धर्मेंद्र सर, यूपीएससी हो उसके लिए आईएएस बनते हैं, या फिर यूपीपीएससी क्लियर करते हो तो सभी क्या कलेक्टर बनते हैं कि और भी कोई पोस्ट है? हाँ, ये भी बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि इसको लेकर के भी बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है कि जब हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो फिर हमें कौन कौन से पोस्ट मिलेंगे, और जब हम यूपीपीसीएस क्वालिफाई करेंगे या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करेंगे तो कौन कौन से पद होते हैं। मैं दोनों को क्रमशः छात्रों को बताना चाहूँगा कि यूपीएससी यदि कोई क्वालिफाई करता है, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करता है और उसका सिलेक्शन होता है, तो उसमें जो पद का वरीयता है ना, जो पद की वरीयता है उसमें सर्वोच्च आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आईएएस क्वालिफाई कर रहा है तो वो हम बच्चों के शब्दों में, बच्चों के भाषा में यदि हम बताना चाहें तो वो डीएम बनेगा,
एसपी बनेगा जिसको हम आईपीएस के अंतर्गत लेते हैं, फिर उसके अंतर्गत आईआरएस का पद है जो भारतीय राजस्व सेवा से संबंधित है, आईएफएस का पद होता है जो भारतीय विदेश सेवा है। तो ये सारे के सारे पद आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और एक रेलवे से जुड़ा हुआ कई पद हैं उसमें, लेकिन एक होता है आईआरटीएस। तो ये जो सेवाएं हैं ये जो सेवाएं हैं ये यूपीएससी क्वालिफाई करने पे कोई छात्र को ये पद मिलते हैं और उसमें बहुत सारे पद है, कुल मिला के 54 पद होते हैं उसमें। उसकी कैटेगरी बनी हुई है कि कौन सा प्रॉपर पद है, कौन सा एलॉयड है। इन चीज़ों पे विस्तार से कभी हम कोई वीडियो देख करके बच्चों को बताएंगे कि ये पूरे जो पदों का वर्गीकरण किया गया वो कैसे किया गया। अब हम आते हैं दूसरे सेगमेंट पे कि जब कोई छात्र पीसीएस या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करता है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से पद होते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है मैम वो एसडीएम होता है। एसडीएम के बाद डिप्टी एसपी का पद होता है, फिर एआरटीओ का पद होता है, बीएसए का पद होता है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, ये मुख्य पद है। फिर एआरटीओ की बात मैंने किया कि एआरटीओ का पद होता है, इसके नीचे एक पद होता है सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार अब यहाँ पर ना जब सब रजिस्ट्रार पे हम आ रहे हैं तो एक बात और बच्चों को इसी लगे बताना चाहेंगे कि जब हम पीसीएस का एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है, तमाम छात्रों को लगता है कि हम ग्रेजुएट हैं तो हमें ये सारे के सारे पद मिल जाएंगे यदि हम मेरिट में आते हैं तो। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम या एक है बच्चों के अंदर कंफ्यूजन कि क्या ग्रेजुएशन करने के बाद सारे पद हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, सारे पद अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सब रजिस्ट्रार बनना चाहता है तो उसके लिए फिर मैम लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। यदि कोई व्यक्ति बीएसए बनना चाहता है तो फिर उसके लिए पीजी की डिग्री अनिवार्य है। वो ओनली ग्रेजुएट है तो उसे बीएसए का पद नहीं मिलेगा। तो ये स्टेट पीसीएस के अंतर्गत कई ऐसे पद हैं जो सब्जेक्टिव हैं। कुछ ऐसे पद हैं जहां पर आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है, आपका ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स है, या आप कॉमर्स क्षेत्र से हैं ग्रेजुएट तो उसके लिए वो पद बना हुआ है। तो ये पीसीएस के अंतर्गत है, लेकिन मुख्यतः एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, बीएसए ये सारे के सारे पद पीसीएस के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। यही भ्रम था कि सब डेप्यूटी कलेक्टर या फिर आईएएस नहीं बनते। बहुत बार होता है कि बच्चों की प्रेफरेंस भी होती है कि हमें क्या पद चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि पावर कितनी है इन सारी पोस्ट में? सच में क्या डेप्यूटी कलेक्टर और आईएएस इतने पावरफुल होते हैं? निश्चित रूप से यदि कहा जाए तो वो है तो सेवा, लेकिन सेवा के अंतर्गत यदि कहा जाए कि वास्तव में यदि कोई पद हो जहाँ पर पद पे रहने वाले व्यक्ति को गरिमा में अनुभूति होती हो तो वो डीएम का पद है। और उसके नीचे जो पद पीसीएस के अंतर्गत आता है वो डिप्यूटी कलेक्टर जिसको हम एसडीएम कहते हैं। बाकी तो कहते हैं ना कि बाकी ये नौकरी है, बाकी तो सब चाकरी है, ऐसे कहा जाता है ना, ये कथन है। तो ये पद वास्तव में बहुत ही प्रतिष्ठित पद है और ये वो पद है जहाँ पर कोई व्यक्ति यदि समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो उसके पास बहुत ही स्कोप है, क्योंकि वो शासन प्रशासन से सीधा जुड़ा होता है और सरकार की जो स्कीम होती है वो सीधे उसी को कन्वर्ट होती है, फिर वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। तो पद तो बहुत ही प्रतिष्ठित है। शैलेश सर, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। जैसे सर ने बताया पदों के बारे में, कोई व्यक्ति अगर 21 साल की उम्र में, जैसे इमरान सर ने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ बच्चे बन जाते हैं, तो हाईएस्ट रैंक यूपीएससी क्लियर करने के बाद और स्टेट पीसीएस क्लियर करने के बाद क्या बनती है? जी मैम, बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि ये बहुत मोटिवेट भी करेगा। क्योंकि देखिए मैम ने क्या कहा कि अगर 21 साल में यानी एलिजिबिलिटी जैसे पूरी होती है सर, क्योंकि जितनी जल्दी आप सेवा पा जाएंगे। देखिए सर ने एक बात कही, धर्मेंद्र सर ने, आप बहुत ध्यान से उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि जो नौकरी है वो डीएम और या तो स्टेट की कह रहे हैं तो एसडीएम, बाकी सब तो चाकरी है। तो आप सर से इस बात को एकदम, आप बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये, क्योंकि अब आप उच्चतम के लिए जाइए, समझिए। और दूसरी बात जो मैम ने कही बात, उसमें बहुत बड़ा कि अगर आप 21 साल की एलिजिबिलिटी है उम्र के मामले में और आपने अगर 21 साल में ही पूरा कर लिया तो आपके मैक्सिमम जाने की क्या संभावना बनती है, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। अब उसमें आप सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आप डीएम बन गए 21 साल में, तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिले में आपको नियुक्ति आपको मिल जाए। आप कई बार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पहले बनाए जाते हैं, कई बार आप देखें आपके शायद अर्चित परिचित भी हों, एसडीएम के रूप में नियुक्ति होती है। लेकिन धीरे धीरे वहां से जैसे वो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए कि वो आगे बढ़ते बढ़ते जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है वहां तक जा सकते हैं। मतलब चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक आप जा सकते हैं, ये उच्चतम है, इस बात को आप समझिए, है ना। उस दौरान आपको कई सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। डीएम के बाद आप कमिश्नर बनते हैं, सचिव बनते हैं, समझ रहे हैं।
उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए कि आप अपर सचिव, मुख्य सचिव किसी विभाग से आपको जोड़ा जा सकता है और फिर आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहां तक जा सकते हैं, लेकिन वो तब जब 21 साल में यानी कम से कम समय में आपने पूरा कर लिया। वैसे ही मान लीजिए अगर आप एसपी बनते, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो मैक्सिमम आप क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी तक जा सकते हैं, जो सबसे बड़ा पद होता है अगर आपने टाइम से किया है। अगर आप उसको दूसरे संदर्भ में देखें, जैसे मान लीजिए कोई अगर डिप्टी कलेक्टर, जिसको आप बार बार कह रही हैं, एसडीएम जो पीसीएस से मान लीजिए बना, तो वो पीसीएस के एसडीएम बनने के बाद फिर वो एडीएम बनता है और एडीएम बनने के बाद फिर हालांकि अच्छा खासा वक्त, क्योंकि कई बार सर पीसीएस में आप देखिए 12 साल कम से कम नियत है, एसडीएम से आप देखिए फिर से उसको डीएम या वो बनने में, तो एसडीएम के बाद फिर एडीएम और एडीएम के बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद जैसे हमने कहा अभी वो कमिश्नर पकड़ते हुए आगे आप चले जाइए और लास्ट में आप जो है चीफ सेक्रेटरी, लेकिन आप वहां तक शायद बहुत मुश्किल है या पद खाली हो या बहुत बड़ी बात मुश्किल होता है। हाँ, डीएम अगर आप बनते हैं तो आप चीफ, और कम उम्र में तो आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब एक बात और है कि डिप्टी जो कलेक्टर बनते हैं तो वहां से भी डीएम बनने का रास्ता सर है, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी बन जाइए तब, नहीं तो फिर वैसे डिप्टी कलेक्टर वाले आप सॉरी आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाली बात है। आप देखें जैसे सीओ कहते हैं, सर्किल ऑफिसर जो पीसीएस बनता है, तो अब सर्किल ऑफिसर जो होता है वहां से देखिए वो प्रमोट होकर जब आगे जाएगा तो कहां जाएगा वो, जैसे देखिए भाई जहां कमिश्नरी वगैरह बहुत है, एसीपी जो आप कहते हैं, फिर आप देखिए एएसपी कहते हैं, एडिशनल एसपी, और फिर एसपी और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए फाइनली वो डीजीपी तक जाता है। तो इसका मतलब डीएम या एसपी बनने से कम उम्र में ज्यादा संभावना है सर्वोच्च पद, डीजीपी या उधर चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचना। एसडीएम से बनते हैं तो संभावना है लेकिन उच्चतम तक नहीं पहुंच पाए। ये है मैम। इसमें सर एक शब्द जोड़ना चाहेंगे बच्चों के लिए कि कोई बच्चा यदि उसका सपना आईएएस बनने का था और किन्हीं कारणों से वो सपना टूट गया, और यदि वो 21-22 की उम्र में यदि पीसीएस में प्रॉपर पद पाता है तो उसका आईएएस का सपना टूटा नहीं, क्योंकि वो प्रमोटेड आईएएस सही पर बनेगा। सर सपना तो पूरा हुआ एकदम सही, सपने की बात सर ने कही है, वहां से भी पूरा हो सकता है, सर्वोच्च पद भले ना आप पा पाए। मेरे आखिरी के 2 सवाल इमरान सर से। अगर आप इतनी लंबी प्रिपरेशन करते हैं तो ये एग्ज़ाम, जैसा कि मैं जानती हूँ, बहुत हम्बलिंग एग्ज़ाम है, मतलब आपको तोड़ मरोड़ के रख देगा, आपकी मानसिकता को भी ऐसी बना देगा, आप समझने लगेंगे कि एग्ज़ाम आखिर है क्या। इतना प्रेशर पड़ने लगता है आपके ऊपर कि आप शुरू से ही प्रिपेयर होने लगते हैं कि हायर लेवल का प्रेशर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो किस तरह से झेलेंगे। तो मेरा जो यहाँ सवाल है सर ये है कि किन टेम्परामेंट के बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए सूटेबल हैं, किस प्रकृति के बच्चे, क्या टेम्परामेंट होना चाहिए। कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो परेशान भी हो जाते हैं कि अब नौकरी कैसे करें इतने सालों तक। जी बताएं हमें। तो मैम आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि आकर्षण को देखकर हम किसी भी रास्ते के लिए बहुत आसानी से चल पड़ते हैं, लेकिन उस आकर्षण को देखकर हम जब किसी रास्ते पर चलते हैं तो जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ आती हैं। तो सिविल सेवा में आने से पहले व्यक्ति को एक बार तो इसका मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए कि क्या हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व इस सर्विस के साथ तालमेल कर पा रही या नहीं। अब सवाल उठता है कि इस नौकरी में कैसी अपेक्षाएं करती, कैसा व्यक्तित्व चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है सर, सिविल सेवा के लिए हमें जहाँ तक लगता है यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत है व्यक्ति के पास निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि एक जिलाधिकारी, एक एसडीएम किसी भी स्थान पर एक भीड़ को समझाना है, त्वरित डिसीजन लेना है, और उसका एक डिसीजन पूरे जिले की हालत बदल सकता है त्वरित डिसीजन के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर किसी भी निर्णय लेने की क्षमता त्वरित नहीं है तो हो सकता है आपको कई बार चैलेंजेस आए, आपके पास चुनौतियां आए और आप त्वरित निर्णय न ले पाए और आप डिप्रेशन में जाए। दूसरी बात है कि आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जहां पर आपके पास सामने संख्या बल है तो संख्या बल पर अलग अलग राय होंगी, अलग अलग मत होंगे, अलग अलग समस्याएं होंगी और उनकी अलग अलग अपेक्षाएं होंगी, और उनके बीच अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कन्विंस सब लोगों को नहीं कर पाएंगे। तो इस सिविल सेवा की नौकरी के लिए व्यक्ति के पास 2 मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। पहला तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, दूसरा आपके पास त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है विपरीत परिस्थितियों में और एक नेतृत्व करने की क्षमता व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटी अगर किसी में है
तो निस्संदेह रूप से उसकी पर्सनालिटी सिविल सेवा के लिए एकदम सूट करेगी। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि अगर किसी में ये 3 गुण अभी नहीं दिखते तो भविष्य में कभी धारण नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे गुण परिस्थितियों से आते हैं। निर्मित होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी परिस्थितियां हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। केवल मात्रा का अंतर होगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जिनके पास ये 3 गुण नहीं है वो सिविल सेवा का सपना छोड़ दें। वो भी सिविल सेवा का सपना देख सकते हैं और ऐसे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर नहीं है तो ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने का प्रयास करिए, तब आपको नौकरियों में चुनौतियां नहीं आएंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मतलब ये ऐसा सवाल था जो मुझे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जब एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि सर्विसेज को कंटिन्यू कैसे करें। अब मतलब इतनी लंबी नौकरी करनी है, परेशान हो जाते हैं। तो आई होप आपका ये सवाल जो आपने ही पूछा था मुझसे वो क्लियर हो गया हो। और मेरा लास्ट सवाल है सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही थी, आप भी अग्री करेंगे सर मुझसे इन सब में, कि एक हाई लेवल ऑफिशियल से ये बात आई थी कि ये एग्ज़ाम की तैयारी जो होती है बहुत सालों तक एक बच्चे का यूथ खराब कर रही है, उसका टाइम, एनर्जी और मनी सब कुछ खराब करे। तो क्या ये बात सत्य है? अच्छा, कहने का मतलब सरल शब्दों में हम कहें कि मैम का शायद क्वेश्चन ये है कि सिविल सेवा की तैयारी कहीं केवल समय और पैसे की बर्बादी मात्र तो नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है। कई बार ये कहा जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी में या व्यक्ति अर्श पर जाता है या कई बार फर्श पर आता है। मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिनका मानना यह है कि सिविल सेवा एक खर्चेलू तैयारी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत महंगा है, ये सबके बस की बात नहीं है। शायद हमारे बीच ये चीज़ ज़्यादा प्रचलित है कि अगर मध्यम वर्गीय परिवार का कोई ख्वाब है तो सिविल सेवा का ख्वाब है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए IIT नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मेडिकल नहीं है, और मध्यम वर्गीय का परिवार का कोई ख्वाब देखा जाता है तो सिविल सेवा का ख्वाब देखा जाता है। रही बात वर्तमान की तैयारी को, हमारे साथ शैलेश सर भी हैं, धर्मेंद्र सर भी, जिन्होंने लंबे समय तक अपना आधा जीवन सिविल सेवा में खपाया है और अपने समय में जो तैयारियां की हैं और वर्तमान में हम लोग तैयारी करा रहे हैं, इसके बीच अगर सबसे बड़ा गैप देखा होगा सर, इस पिछले 2 दशक में महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन किसी एक जगह अगर कहीं पर महंगाई का ग्राफ ऐसे आया है तो वो सिविल सेवा की प्रिपरेशन में लगने वाला मूल्य, क्योंकि अपने समय में शायद आपने वैकल्पिक विषय इतिहास जब पढ़ा होगा सर, किसी भी दौर में किसी भी स्थान में पढ़ा होगा, तो वैकल्पिक विषय के लिए जितना फीस दिया है आज से 10 साल पहले, आज उतनी फीस में पूरी सिविल सेवा की तैयारी करा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्कर्ष का अर्जुन बैच है। उत्कर्ष का अर्जुन बैच महज 5500 की तैयारी में, फीस में हम लोग शायद उतनी ही गुणवत्ता के साथ जितना पिछले 4 वर्षों में हम लोग ऑफलाइन लाखों की फीस में पढ़ाते थे, वैसी ही गुणवत्ता से पढ़ा रहे। शैलेश सर वहां पर भी क्लास ले रहे हैं और आगे धर्मेंद्र सर भी लेंगे। केवल अर्जुन बैच नहीं सर, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बैच, मतलब सबसे न्यूनतम बैच मैंने बताया जो सबसे कम शुल्क में है। इसका मतलब यह है कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि सिविल सेवा एक महंगी शिक्षा है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट, नहीं मानने को मैं तैयार हूं। इस समय आपके पास इतने कंटेंट हैं, इतनी सस्ती शिक्षा है कि अगर आप वास्तव में आपके अंदर भूख है तो बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि सर 10-10 साल कई लोग गुजार दिए इसमें, अपनी पूरी 1 दशक इसमें गला दिए, बहुत सारे लोग 5-5 साल गुजार दिए। तो इतने सारे वक्त गुजारने के बाद अगर सफलता हाथ नहीं लगी तो जीवन तो बर्बाद हो गया। इसे भी हम मानने को तैयार नहीं है। अगर ये बर्बाद हो गया तो ये बर्बाद गुलिस्ता ही सामने खड़े हैं और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैंने भी आज से 20 साल पहले अपने लड़खड़ाते कदमों से जब इलाहाबाद की तरफ रुख किया था तो मेरा भी सपना इस सिविल सेवा को क्रैक करना ही था, शायद नहीं पूरा हो पाया, तमाम कारण थे। लेकिन मैं आज भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कह रहा हूं कि मैं जिस स्थान पर हूं, जिस काम में हूं, अपने आप को सबसे सफल महसूस कर रहा हूं और सबसे संतुष्ट, और शायद हमारे शिक्षकगण भी महसूस कर रहे हैं। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला व्यक्ति कभी असफल हो ही नहीं। यही मैं बताना चाहता हूं बच्चों को, जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, चाहे 5 साल दे चाहे 10 साल दे, ये हो सकता है चयन हो गया, चयन नहीं हुआ। चयन और अचयन का विकल्प है, लेकिन सफलता और असफलता का विकल्प नहीं है। यहाँ असफलता नहीं है, केवल सफलता है, बस मात्रा का अंतर हो सकता है। अगर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारत भर में जितने भी शिक्षक गण हैं, ये सब अपनी दुनिया के हारे हुए लोग हैं, अपने सपनों को तोड़ने वाले लोग हैं, नहीं बुन पाए अपने सपनों को, लेकिन फिर भी अपने जिंदगी में बहुत सफल हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं सर, ये जो सिविल जीवन पद्धति तय करती, क्यों धर्मेंद्र सर? जी बिल्कुल सही आपने कहा सर, पद्धति निर्धारित कर देती, जैसे बहुत सारे लोगों ने ये सपना नहीं पूरा कर पाया, लेकिन फिर भी आज अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सर, आप IAS होते तो एक व्यक्ति IAS होते जी, आप 1000 IAS बना सकते हैं, 1000 IAS बना सकते हैं। लाखों परिवार में एक ऐसा चिराग जलाने का काम कर रहा हूं जिसकी लौ 60 वर्षों तक उनके घर को रोशन करेगी। मैं एक जिलाधिकारी होता तो एक जिले को चलाता, जो शायद डर का सैल्यूट मुझे मिलता, लेकिन वह लाखों बच्चों का सम्मान मुझे नहीं मिलता। हम तो अपनी जिंदगी के सफल लोग हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला
कि अगर आप ईमानदारी, एक शब्द है इसमें, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ आपने इसकी तैयारी की, हो सकता है, क्योंकि एक लिमिटेड सीट है, बहुत अधिक मात्रा में बच्चे हैं, हो सकता है सफलता हाथ ना लगे, लेकिन जीवन असफल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण सर हमारे बीच नीलोत्पल मृणाल, जिसको कि आप जानते हैं कवि के रूप में है, जो यूपीएससी की तैयारी करते रहे, हम लोगों के साथ करते रहे, बीच करते रहे, आज शायद अपनी जिंदगी में सफल हैं। सफल इसलिए नहीं है उन्होंने मंचिता सीखी, उनके अंदर कवि की कला थी, सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की थी, उनके पास ऐसा व्यक्तित्व प्रारंभिक तौर साथ रहे। इसी मेरा मानना है कि इस तैयारी में न तो आपको अनावश्यक इन्वेस्टमेंट है और ना ही असफलता है। मेरा मानना है जीवन में कुछ भी करो, एक बार सिविल सेवा की तैयारी आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, ऐसा व्यक्तित्व बनाएगा, अगर आप टमाटर भी बेचोगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारी रहोगे, ये मेरा मानना है। तो इसलिए यहाँ पर तो हार है ही नहीं है, बस अंतर ये इतना है कि हम जिस ख्वाब को देखे थे वो ख्वाब नहीं बना। सर इसको एक वाक्य में देख रहे हैं जी, तो सिविल सेवा की तैयारी में पैसे की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम और डिवोशन की। जी बिल्कुल, परिश्रम और डिवोशन की आवश्यकता। सर साथ के लोग धर्मेंद्र सर, कॉलर फटी रहती थी जी, पैर में जूता नहीं था, चप्पल तक था, एकदम सर साथ के लोग, लेकिन आज वो जी एकदम पूरी तरह दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। तो लास्ट में बस मैं अपने व्यूअर्स से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने सिविल सेवा का निर्णय लिया, आपकी जिंदगी का सबसे क्रांतिकारी कदम यही है। जिस दिन आपके दिमाग में ये विचार कौंधा कि मुझे सिविल सेवा करना है, क्योंकि ये सफर बहुत शानदार है और जीवन का सबसे स्वर्णिम युग, जिस दिन आप आईएएस बन भी जाएंगे, कोई पूछेगा जिलाधिकारी बन के कैसा लग रहा है, क्या यही सर्वोत्तम समय है आपके जीवन का, तो आपका जवाब होगा सबसे स्वर्णिम युग तो हमारी तैयारी के रहा। तो हमारा मानना है कि सिविल सेवा की तैयारी का जो समय होता है, ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों का स्वर्णिम युग होता है। तो इसका लाभ उठाइए, एंजॉय करिए और मेहनत के साथ पढ़िए। सर दो लाइन बिल्कुल सर, आप बोले। दो लाइन कि मंजिल मिले न मिले कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। हम चल रहे हैं क्या कम है, हम लड़खड़ाकर गिरकर फिर से उठ रहे हैं क्या कम है। हमने अपने जीवन की तमाम कमियों को दूर किया इस तैयारी के माध्यम से, तमाम लोगों के संपर्कों के माध्यम से, क्या कम है। और कहां लिखा है सब कुछ करने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये है लड़ना, अंतिम दम तक लड़ना पूरी जीवटता के साथ। तो इसलिए इससे बड़ा मेरे ख्याल से जीवन नहीं है। तो इसलिए व्यूअर्स, आप लोग मेहनत करिए, हारना और जीना किस्मत की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। इसलिए कोशिश करिए, लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए और अपना 100% दीजिए। जीतना और हारना तो ऊपर भी कोई बैठा है, उसके हाथ में है। इसलिए ऑल द बेस्ट, करिए। बाकी मैम बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, पैनल ने हमें इतने अच्छे से बताया, जाते जाते मोटिवेट भी कर रहे हैं। इफ़ आई कैनॉट बी द सन दैट लाइट्स अप द वर्ल्ड, आई कैन बी द लैम्प दैट लाइट्स अप माई स्ट्रीट। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो हमें अभी इमरान सर बताएंगे रिगार्डिंग द सेमिनार। जी हाँ, एक बहुत अच्छी जानकारी की जो हम लोगों ने इतने सारे डिस्कस किए, और इस डिस्कस के लिए, इस सफ़र पे चलने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारी रणनीतियाँ होनी चाहिए, कैसे हमारे सफल होने वाले लोगों ने क्या पद्धतियाँ अपनाई हैं, किन रणनीतियों के माध्यम से वो सफल हुए हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए 5 मई को प्रयागराज में पीवीआर के सामने एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिस सेमिनार के अंतर्गत पूर्व कमिश्नर बादल चटर्जी सर और भी कुछ अनुभवी लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे, और पूरी उत्कर्ष की टीम रहेगी, पूरी उत्कर्ष की फैकल्टी रहेगी, जो आपका मार्गदर्शन करके आपके इस सफल को, इस लक्ष्य को और आसान बनाएंगे। और कौन से काम हैं जो सिविल सेवा की तैयारी में करना चाहिए और किससे बचना चाहिए, इन सारी कसौटियों को, सारे मानक को, सारी रणनीतियों को समझेंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको उपस्थित होना पड़ेगा प्रयागराज में पीवीआर के सामने वाले ब्रांच में, और यहाँ पहुँचने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा, ताकि आप अपने अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएँ और अपने सपनों को सफल बना पाएँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी इस वीडियो के माध्यम से कि आज वर्तमान में सिविल सेवा का पद एक आकर्षण का केंद्र युवाओं के बीच बना हुआ है। हर कोई अपने सपने को संजोए हुआ है कि एक दिन मुझे सिविल सेवा को क्रैक करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, यहाँ तक पहुँचना है, मुझे भी अपने सपनों को साकार करना है। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए, आपके लक्ष्य को उड़ान देने के लिए उत्कर्ष लेके आ रहा है एक भव्य सेमिनार, और इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है 5 मई 2024 को प्रातः 9 बजे। यह सेमिनार आपका पीवीआर मॉल के सामने होगा, पीवीआर मॉल प्रयागराज के सामने जो मोची शोरूम है उसके ऊपर आपके उत्कर्ष के ब्रांच में इस सेमिनार का आयोजन कराया जाएगा। इस सेमिनार में यूपीपीसीएस 2023 के चयनित छात्रों के मार्गदर्शन में कुछ आपको समय प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा,
बुक लिस्ट के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ कैसे बेहतर रणनीति बनाई जाए ताकि कम समय में इस लक्ष्य को भेजा जा सके। इन सब के अलावा इस सेमिनार में पूर्व रिटायर्ड IAS बादल चटर्जी सर भी रहेंगे, जो आपको सिविल सेवा के महत्व को बताएंगे, सिविल सेवा की हमारे समाज में क्या भूमिका है इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा प्रोफेसर श्रीकांत पांडे सर आपको किस प्रकार से तनाव मुक्त रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी की जाए और कैसे GS पेपर 4 में एथिक्स में अच्छे अंक अर्जित किए जाएं, इसके भी कुछ गुरु मंत्र बताएंगे। इन सब के अलावा पूरे उत्कर्ष के सभी सम्मानित शिक्षक भी मौजूद रहेंगे और हमारा भी अनुभव आपको मिलेगा उस दिन इस सेमिनार में, सुनने का भी अवसर, जानने का भी अवसर कि कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जाएं ताकि हम इस लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंच सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सेमिनार में शामिल होने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन इस QR कोड पर स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि 5 मई के सेमिनार में आप भी उपस्थित होकर के अपने सपनों को साकार करने के लिए इन अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेमिनार का लाभ लेंगे और ज़्यादातर संख्या में उपस्थित होंगे। लेकिन इसमें उपस्थित होने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन तुरंत करें और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।